नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। आप लिख कर ले लीजिए, अगर अखिलेश यादव का ये महाप्लान कामयाब हो गया तो उत्तर प्रदेश से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मायावती की बसपा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी तक का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा समाजवादी पार्टी के इस नए अवतार की पूरी कहानी। पहले बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले स्वर्णों को अखिलेश यादव ने अपने पाले में लामबंद करने की पूरी तैयारी की। उसके बाद पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के जाने के बाद पैदा हुए शून्य को भरने के लिए जाटों और गुर्जरों पर अपना फोकस कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा उनका अपना पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक तो चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मायावती के उस दलित वोट बैंक पर अपनी चील जैसी नजर गड़ा दी है, जिसे कभी बहुजन समाज पार्टी की अभेद जागीर माना जाता था। अखिलेश यादव की इस आक्रामक रणनीति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा अब बसपा का नहीं बल्कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का हो गया है। एक तरफ कांग्रेस बाबू जगजीवन राम की विरासत खंगाल कर अपना पुराना घर संवार रही है, तो दूसरी तरफ सपा के मंचों से अब जय समाजवाद से पहले जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। आज की इस इनसाइड स्टोरी में हम यही समझेंगे कि आखिर 2027 के महासंग्राम में दलित वोटर कैसे यूपी की पूरी बाजी पलटने वाले हैं। दोस्तों, सपा के इस अचानक जागे दलित प्रेम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उदाहरण हाल ही में कानपुर में देखने को मिला। जब वहां आयोजित होली और ईद मिलन कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत के पारंपरिक नारे जय समाजवाद से नहीं की, बल्कि उन्होंने सबसे पहले उद्घोष किया जय भीम और उसके बाद कहा जय समाजवाद। यह कोई जुबान का फिसलना नहीं था, यह एक बेहद सोची समझी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। इस एक नारे से सपा दलितों को ये स्पष्ट विश्वास दिलाना चाहती है कि अब उनके असली पैरोकार और रक्षक अखिलेश यादव ही हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर समाजवादी पार्टी और उनकी साथी कांग्रेस इतनी आक्रामकता से दलितों के पीछे क्यों पड़ी है। तो इसका सटीक जवाब हमें यूपी की डेमोग्राफी यानी जातीय समीकरणों में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दलितों की कुल आबादी लगभग 20 से 21% के बीच मानी जाती है। इसके साथ ही यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 84 सीटें सीधे तौर पर दलितों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन असली खेल केवल इन 84 सीटों तक सीमित नहीं है। यूपी में लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर्स की संख्या 1 लाख से अधिक है। यानी सीधा सा गणित है कि जिस तरफ यह 21% वोट बैंक झुका, यूपी की सत्ता की चाबी सीधे उसकी जेब में आ जाएगी। अब यह भी समझना जरूरी है कि दलित समाज कोई एक ब्लॉक या समूह में नहीं है, बल्कि इसमें 66 उपजातियां शामिल हैं। इनमें से 6 प्रमुख उपजातियां जाटव, पासी, कोरी, धोबी, खटीक और वाल्मीकि कुल दलित आबादी का 87% हिस्सा कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली और एकजुट वर्ग है जाटव, जो ऐतिहासिक रूप से मायावती और बसपा का अभेद वोटर रहा है। वहीं गैर जाटव दलितों में बिखराव काफी ज्यादा है। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने इसी गैर जाटव दलित वर्ग की शानदार सोशल इंजीनियरिंग की और उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव के साथ जोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ाया। लेकिन 2012 के बाद से जैसे जैसे मायावती और बसपा का ग्राफ गिरना शुरू हुआ, यूपी के दलितों के लिए कोई ऐसा बड़ा और आक्रामक चेहरा नहीं बचा जिसके पीछे वो एकजुट होकर खड़े हो सके। मायावती के कमजोर होने के बाद इस समाज को चंद्रशेखर आजाद में अपना नया नेता दिखना तो शुरू हुआ, लेकिन पूरे राज्य में उनकी पकड़ और संगठन को लेकर अक्सर सवाल उठ जाता है। दलित समाज की इसी छटपटाहट और खालीपन को अखिलेश यादव और राहुल गांधी हमेशा के लिए अपने पाले में कैश करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोटर किसी भी एक राजनीतिक दल या विचारधारा के साथ औसतन 10 साल तक मजबूती से बंधा रहता है। उसके बाद अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या उसे लगता है कि उसका राजनीतिक वजूद दांव पर है, तो वह अपने लिए एक नए विकल्प की तलाश शुरू कर देता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में दलितों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा हुआ था। यह ट्रेंड 2017, 2019 और 2022 तक लगातार चला, लेकिन अब इस रिश्ते को 10 साल पूरे हो चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी और संविधान खतरे के उस ऐतिहासिक और आक्रामक नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट दी थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सपा और कांग्रेस दोनों ही इस वोट बैंक को पूरी तरह से लामबंद करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं।
अगर सपा जय भीम के नारे से जमीन तैयार कर रही है तो कांग्रेस अपने पुराने स्वर्णिम इतिहास को वापस बनाने में लगी है। याद कीजिए, बसपा के उदय से पहले दलितों का असली और इकलौता घर केवल कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी। दशकों तक कांग्रेस ने दलित वोटर्स पर अपना एकाधिकार कायम रखा था। अब 2027 के लिए कांग्रेस ने उसी पुराने घर को फिर से सजाने का फैसला कर लिया है। काशीराम जयंती के बाद अब कांग्रेस 4 अप्रैल को देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ स्थित अपने पार्टी कार्यालय में एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन कराने जा रही है। बाबू जगजीवन राम कोई साधारण नेता नहीं थे। आजादी के बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर उन्होंने ये साबित किया था कि दलित समाज मुख्यधारा की राजनीति में न सिर्फ निर्णायक भूमिका निभा सकता है बल्कि यह देश भी चला सकता है। हालांकि उनका ताल्लुक बिहार से था, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम और उनके प्रभाव का बेहतरीन इस्तेमाल करके यूपी के दलितों को दशकों तक अपने साथ जोड़े रखा। कांग्रेस ने अपने इस कार्यक्रम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्य अतिथि के तौर पर बाबू जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बुलाया गया। साथ ही जाने माने दलित चिंतक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को मुख्य वक्ता बनाया गया है। कांग्रेस इसी के जरिए एक सीधा माइंड गेम खेल रही है। दलितों को यह कड़ा संदेश देना है कि केवल कांग्रेस ही वह एकमात्र पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए दलित चेहरों को देश की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। लेकिन इस पूरी सियासी कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है जिसने सपा और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। 9 अक्टूबर 2025 को मायावती ने जो विशाल रैली की थी, उसके बाद अचानक यूपी के सियासी माहौल में ये चर्चा तेज हो गई थी कि बिखरा हुआ दलित वोट बैंक एक बार फिर अपने पुराने घर यानी बसपा की ओर लौट रहा है। मायावती का वह शक्ति प्रदर्शन यह बताने के लिए काफी था कि हाथी अभी पूरी तरह से बैठा नहीं है। जैसे ही यह संकेत मिला कि दलित वोटर 2027 के लिए फिर से मायावती की तरफ गोलबंद हो सकता है, सपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीति में टॉप गियर डाल दिया। अखिलेश यादव का गांव-गांव, सेक्टर स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने का ऐलान इसी काउंटर प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि वे गांव स्तर पर लोगों को बताएंगे कि संविधान पर किस तरह का संकट है, यानी वो 2024 का संविधान बचाओ नैरेटिव 2027 में और भी ज्यादा एग्रेसिव रूप से लॉन्च करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह संयुक्त ऑपरेशन दलित यूपी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। अखिलेश यादव यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए उन्हें उसी के हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। चंद्रशेखर आजाद भले ही युवाओं में लोकप्रिय हों, लेकिन एक परिपक्व और सत्ता में वापसी चाहने वाला वोटर हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ देखता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस बसपा के इस वोट बैंक में पूरी तरह सेंधमारी करने में कामयाब रहेंगे। 2024 के आंकड़े तो यही गवाही देते हैं कि उन्होंने आधी जंग तो जीत ली है। अखिलेश यादव का स्वर्णों को साधना, पश्चिम में जाट गुजर फैक्टर को एक्टिवेट करना, अपने मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत रखना और जय भीम के उद्घोष के साथ सीधे दलितों के दरवाजे पर दस्तक देना, यह एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह है जिसे भेदना भाजपा और बसपा दोनों के लिए कतई आसान नहीं होगा। अगर सपा अपने इस आक्रामक जय भीम और संविधान बचाओ नैरेटिव को 2027 तक जमीन पर बरकरार करके ले गई और कांग्रेस ने अपने पुराने प्रतीकों के जरिए दलितों में फिर से विश्वास जगा दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा सिस्टम रिबूट साबित होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इस दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।